नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज, या इसे हम कह सकते हैं यूपीएससी 2025 की सुपर सीरीज, जिसका ये पॉलिटी की सीरीज है ना। तो 2025 के लिए हम सुपर सीरीज जो है वो शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम सब चीज़ें लेके चलेंगे। जैसे ज्योग्राफी वगैरह पहले हो चुकी है, और एनसीईआरटी जो है उसकी सीरीज अनिल सर कर ही रहे हैं। साथ में इसमें हम पॉलिटी अभी देख ही रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर वगैरह और ये सब चीज़ें, इकोनॉमिक्स वगैरह भी हम देखेंगे। आज का लेक्चर शुरू करें उससे पहले हम ये छोटी सी एपोलॉजी हमारी तरफ से। पिछले लेक्चर में मैंने 61st अमेंडमेंट, हालांकि मैंने ईयर तो सही बताया था 1988, बट 61st की जगह मैंने 66th अमेंडमेंट बता दिया था, है ना। तो ये आप वहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। अगर ऐसी कोई बात आपको लगा करे ना, फैक्ट्स हैं थोड़े इधर उधर हो जाते हैं, तो आप क्या क्या करिए कि कमेंट बॉक्स में आप डाल दिया करिए, ताकि मुझे पता ही लग जाए। वैसे तो मैंने जब ये लेक्चर अपना एक बार सुना तो मुझे पता लगा कि हाँ ऐसा कुछ इसमें गलती है। कुछ बच्चों ने बताया भी मुझे ऐसा, जो हमारे मेरे आस पड़ोस में देखते हैं उन्होंने। ठीक है, इसमें 61st में क्या हुआ करता था अमेंडमेंट में, जो वोट देने की उम्र है वो 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। राजीव गांधी जी उस टाइम पे जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं भारत के। तो ये एक है। जबकि 66 अमेंडमेंट है, ये तो 90s में हुआ था। ये अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड इसमें कुछ प्रावधान है। चलिए फिर आज का लेक्चर शुरू कर लेते हैं। हाँ, तो ये चैप्टर जो अपना चल रहा है, ये चैप्टर चल रहा है संसद वाला। कौन सा चैप्टर चल रहा है जी? संसद का चैप्टर। इससे पहले 2 पार्ट हम ले चुके हैं संसद के। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप जाइए और पहले देखिए, है ना, ताकि एक कंटिन्यूटी आप फील कर पाएंगे। और क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। मैं हर लेक्चर के लास्ट में आपको पीवाईक्यूज करवाता हूँ, मेंस के प्री के। इसमें भी आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, तब आपको पता लगता रहेगा कि हाँ सर सही दिशा में है, या हम सही दिशा में हैं कि नहीं है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि लोकसभा की जो कार्यावधि होती है, उसका कार्यकाल होता है वो कितना होता है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, डिसक्वालिफिकेशन जो है वो अयोग्यता, कैसे अयोग्य ठहराए जाते हैं सदस्यों को, और क्या क्या योग्यताएं होती हैं, ये सब इस लेक्चर में हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम आ जाए संसद की, सदन 2 सदन होते हैं ना, राज्यसभा और लोकसभा। तो सबसे पहले अगर हम लोकसभा पे आ जाए, तो लोकसभा की अवधि कितनी होती है और विघटन की क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जैसे जैसे राज्यसभा एक निरंतर चलने वाला सदन है, उस तरीके से लोकसभा एक निरंतर चलने वाला सदन नहीं है। लोकसभा में जो है वो निरंतर नहीं चलता। ये 5 वर्ष में, 5 वर्ष के बाद में ये समाप्त हो जाता है लोकसभा। यानी जब से इसका चुनाव हुआ है, आम चुनाव हुआ है, उसकी जब से पहली बैठक आम चुनाव के बाद हुई है, जैसे कि 2024 में चुनाव हुए, उसके बाद पहली बैठक जब संसद की हुई, लोकसभा की हुई, उसके 5 वर्ष बाद ये अपने आप समाप्त हो जाएगा। उससे पहले पहले ही चुनाव करवा लिए जाते हैं, है ना, ये स्वतः ही भंग हो जाती है। हालांकि देखो 5 वर्ष से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है, मगर कौन करेगा ऐसा? ऐसा सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं ऐसा? सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा ही ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसा कि सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है, 5 वर्ष पूरा होने से पहले भी, और इसे अदालत में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगर राष्ट्रपति जी चाहे तो 5 साल से पहले भी इसे जो है वो भंग कर दें, और उसे अदालत में चुनौती नहीं दी जाएगी। ठीक है, और राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगा हुआ है, जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल क्या होते हैं, ये इसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, 352 राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है, राज्य आपातकाल क्या होता है, वित्तीय आपातकाल क्या होता है, ये सारे के सारे मैंने डिस्कस करा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं वो, तो जाइए और पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाके आप वो देखिए। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, तो उस आपातकाल के समय में इसकी अवधि एक बार में 1 वर्ष के लिए, कितनी, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, अनंत काल के लिए, कितने भी साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। बट मान लीजिए कि 1 साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है, और बाद में जो है वो आपातकाल की समाप्ति हो जाती है, तो आपातकाल की समाप्ति के 6 महीने तक बाद, यानी आपातकाल की समाप्ति होगी उसके 6 महीने बाद तक जो है ये रह सकता है, और तब जो है दोबारा आपको इसमें चुनाव करवाने ही पड़ेंगे, ऐसे इसकी है। यानी कि आप आपातकाल में 1 साल के लिए एक बार में 1 साल के लिए कितनी बार अनंत काल के लिए बढ़ा सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के टाइम में, और वो आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने तक ही जारी रहेगा। इससे आगे फिर आपको चुनाव करवाने पड़ेंगे। ऐसा ही देखिए, 1971 में जो लोकसभा चुनी गई थी, कायदे में उसे 1976 में समाप्त हो जाना चाहिए था, परंतु बाद में ये और आगे तक चलती है, 77-78 तक ये चलती रहती है ना। इंदिरा गांधी जी 2 बार इसका कार्यकाल बढ़ा देती है, 1-1 साल करके। तो ऐसा ऑलरेडी किया जा चुका है। फिर अगर हम देखें राज्यसभा का कार्यकाल और उसकी नवीनीकरण प्रक्रिया क्या है, तो देखिए राज्यसभा का जो कार्यकाल हुआ करता है, इसके बारे में हम देखें तो जैसे लोकसभा का चुनाव तो डायरेक्टली कर लिया जाता है, मगर राज्यसभा का क्या किया जाता है
कि वहाँ के राज्य की विधानसभाएं हैं वो चुनती है। तो शुरुआत में कैसे चुने गए होंगे? तो शुरुआत में जो चुने गए थे और फिर उनकी सेवानिवृत्ति की गई थी वो लॉटरी बेसिस पे की गई थी। किस बेसिस पे की गई थी? लॉटरी बेसिस पे की गई थी। यानी लॉटरी में से जिनका नाम निकल गया वो 1/3 सदस्यों को यहाँ पर जो है वो सेवानिवृत्त कर दिया जाता है और बाकी इसमें बने रहते हैं। तो शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई थी? तो लॉटरी सिस्टम से शुरुआत होती है जब इनको सेवानिवृत्त किया जाता है ना, क्योंकि 1952 में पहली बार लोकसभा गठित हुई थी, राज्यसभा माफ कीजिएगा। और राज्यसभा एक सतत सदन है। सतत सदन का मतलब क्या हो गया कि ये कभी भी विघटित नहीं होती है, राज्यसभा बनी ही रहती है। जैसे कि लोकसभा जो होता है ना वो विघटित होती है और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बट राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, बट राज्यसभा का कार्यकाल, बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं कि राज्यसभा का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है। गलत, राज्यसभा का कोई कार्यकाल ही नहीं होता। राज्यसभा तो एक सतत सदन है, ये तो हमेशा ही चलता रहता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है ना। संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल के ऊपर कुछ नहीं कहा है। संविधान ने क्या कहा है? संविधान ने कहा कि संसद जो डिसाइड करेगी वही राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल होगा। तो इसीलिए संसद ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 बनाया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ये अभी पढ़ेंगे आगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इस आरपीए में 6 वर्ष बताया गया है। तो देखो यूपीएससी क्वेश्चन बना देगी स्टेटमेंट कि संविधान में राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष बताया गया है। आपको लगेगा 6 वर्ष, हाँ 6 वर्ष होता तो है कार्यकाल, पर राज्यसभा का नहीं, राज्यसभा के सदस्यों का, और वो भी संविधान में नहीं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में लिखा हुआ है। समझ में आ गया आपको बात? ठीक है। और राष्ट्रपति जी जो हैं, राष्ट्रपति जी को ये अधिकार है कि उनकी सेवानिवृत्ति होंगी राज्यसभा के सदस्यों की, उससे रिलेटेड प्रावधान कौन बनाएगा? राष्ट्रपति जी बना सकते हैं। 1/3 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा के वो हर दूसरे वर्ष जो है सेवानिवृत्त होते रहते हैं। 1/3 सदस्य आज इस साल हो गए, फिर 2 साल बाद में 1/3, फिर 2 साल बाद में 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त होते रहते हैं और पुनर्निर्वाचन भी इनका होता रहता है। और आपको पता है कि 12 सदस्य जो हैं उन 12 सदस्यों का निर्वाचन यहाँ पर नामांकन जो है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। ये भी आपको पता है, पिछले लेक्चर्स में मैंने ऑलरेडी बता दिया। कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा। ठीक है, अब यहां पर दिया गया संसद संविधान का अनुच्छेद 84 84। क्या लिखा है 84 में? योग्यता के बारे में लिखा है कि संसद सदस्यों की योग्यताएं क्या क्या होगी। तो संविधान ने क्या क्या योग्यताएं जो है वो निर्धारित करी है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ने कौन कौन सी योग्यताएं जो है वो निर्धारित करी है। संविधान के ऊपर आ जाए हम, तो संविधान में सिर्फ इतनी बातें लिखी हैं कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, फिर जब वो चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए उसे चुनाव आयोग के द्वारा जो भी प्राधिकृत व्यक्ति होगा उसके सामने शपथ लेनी होगी। जब नामांकन दाखिल करने जाते हैं तो एक शपथ लेनी होती है। श्याम रंगीला का नाम सुना आपने? इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए फॉर्म भरा था, बट वहां पर ये शपथ नहीं लेते क्योंकि इन्हें पता नहीं होता कि शपथ जैसी कोई चीज भी होती है, तो फिर इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है उसी वक्त। तो याद रखना, ये न्यूज में था। तो शपथ यहां पर ली जाती है। राज्यसभा के मामलों में आयु जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा के मामलों में 25 वर्ष की जो है एज होनी चाहिए अगर आपको चुनाव लड़ना है तो। और इसके अलावा संसद अगर और कोई योग्यता निर्धारित करे तो वो भी आपके पास होनी चाहिए। ये वाली बात कहता है संविधान। इसी के आधार पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 बनाया गया था संसद के द्वारा। इस जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में क्या निर्धारित किया गया है? एक तो उसे मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए वो जहां से लड़ना चाह रहा है ना। दूसरा, अगर वो किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति या जनजाति की आरक्षित सीट पर लड़ना चाहता है तो उसे अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य होना चाहिए उस राज्य में। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो यूपी में अनुसूचित जाति या जनजाति से के लिए आरक्षित सीट पर लड़ना चाहता है तो उसे यूपी के अंदर उस जाति या जनजाति से संबंधित होना चाहिए। समझ आ रही है आपकी बात? हालांकि देखिए यहां पर ऐसा है कि जो SC/ST वाले हैं वो जनरल वाली सीट पे भी लड़ सकते हैं, ऐसा कोई यहां पर वो नहीं किया गया कि वो लड़ नहीं पाएंगे। और क्या लिखा गया? चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु है और कहां कहां पर है, तो देखिए जो पंचायतें और शहरी स्थानीय निकाय उनमें 21 वर्ष है। स्टेटमेंट यूपीएससी ने बनाया था। यहां से देखिए एक एक चीज जो यहां पर मैं आपके लिए लेके आया हूं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने क्या स्टेटमेंट बनाया था? इनमें शहरी निकाय और पंचायतों में जो व्यक्ति वोट देने का अधिकारी है वो चुनाव भी लड़ सकता है, ऐसा स्टेटमेंट दे दिया। अब देखो डायरेक्ट फैक्ट नहीं पूछा उसने, इनडायरेक्टली पूछ लिया। तो वोट कब दे सकते हैं? 18 वर्ष की आयु में दे सकते हैं, बट चुनाव कब लड़ सकते हैं? 21 वर्ष की आयु में। तो स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ऐसा स्टेटमेंट यूपीएससी बना देते हैं।
और विधानसभा और लोकसभा में 25 वर्ष और विधान परिषद और राज्यसभा में 30 वर्ष का होना चाहिए अगर उसे चुनाव लड़ना है तो, है ना। फिर 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में एक बदलाव किया और संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जिसमें यह अनिवार्यता थी कि अगर राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ने वाला है तो उस राज्य का सदस्य होना चाहिए। बट अब जो है ऐसी जो अनिवार्यता है उसे समाप्त कर दिया गया, यानी अगर आप राज्यसभा से पंजाब के लिए लड़ना चाहते हो तो आपको पंजाब का होना ये जरूरी नहीं है ना। जैसे कि राघव चड्ढा हैं, ये पंजाब से एमपी हैं राज्यसभा में, पर क्या ये पंजाब के हैं? नहीं है ना। ऐसा ही होता है। और ऐसा कोई और देखें, एक और इसके बारे में थोड़ा सा और फैक्ट देखें, यहां पर अयोग्यता के अधीन है या नहीं है, इसके मामले में राष्ट्रपति का जो निर्णय है वो अंतिम होगा। किसका निर्णय होगा? अंतिम राष्ट्रपति का। और राष्ट्रपति सलाह किससे लेंगे? चुनाव आयोग से लेंगे। बट देखना, एक यहां पर नोटिस करने वाली बात है, चुनाव आयोग से राष्ट्रपति जब सलाह लेंगे ना तभी चुनाव आयोग देगा। चुनाव आयोग किसी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए अपने मन से राष्ट्रपति को सलाह नहीं दे सकता। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बना सकती है, स्टेटमेंट, है ना, कि चुनाव आयोग जो है वो सिफारिश करा के राष्ट्रपति को सिफारिश करके किसी को हटवा सकता है। नहीं, चुनाव आयोग से जब राष्ट्रपति जी सलाह मांगेंगे ना तभी चुनाव आयोग सलाह देगा, अपने मन से सलाह नहीं देगा। ठीक है ना। अब और भारतीय संसद की सदस्यता के लिए अयोग्यता के मानदंड क्या है? कि भाई योग्यता तो हमने देख ली, अब अयोग्यता क्या क्या हो सकती है। तो संविधान ने कुछ जो है वो अयोग्यताएं निर्धारित करी कि हाँ, अगर ये अयोग्यताएं किसी के अंदर है तो फिर वो चुनाव लड़ने के काबिल नहीं है, वो अयोग्य होगा। क्या है? लाभ के पद पर होना। अगर कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, अगर लड़ा तो वो अयोग्य होगा। हालांकि जो मंत्री या संसद मंत्री होते हैं और संसद या राज्य का विधानमंडल जो है वो किसी को छूट दे दे तो फिर उसे लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा। देखिए, दिल्ली में संसदीय सचिव नियुक्त किए गए थे, बहुत पहले संसदीय सचिव नियुक्त किए गए थे और फिर इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, है ना। इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, क्यों? क्योंकि ये लाभ के पद पे थे। क्योंकि संसदीय सचिव जो है इसको दिल्ली की विधानसभा ने लाभ के पद से बाहर नहीं किया था, इसलिए इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। दूसरी डिस्क्वालिफिकेशन, अगर वो विकृत चित्त का हो, है ना, और न्यायालय ने ये घोषित कर दिया कि ये तो पागल आदमी है, सीधा से आप समझो, पागल लिख नहीं सकते ना, इसे खराब लगेगा। विकृत चित्त, तो कोई विकृत चित्त है, पागल आदमी है, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता या उसे अयोग्य करार दे दिया जाएगा। अगर वो दिवालिया हो गया हो, दिवालिया होने का मतलब क्या है? बैंकरप्ट होना। कोई कंपनी है वो बैंकरप्ट हो जाती है, वैसे ही कोई व्यक्ति जो है वो भी बैंकरप्ट हो सकता है। दिवालिया, कोई उसमें से पैसे उधार मांगते हैं, वो कह सकता है कि भैया मैं तो दिवालिया हो गया, अपने आप को दिवालिया घोषित करवा ले, आप किसी को भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो अगर कोई दिवालिया घोषित हो गया तो अब देखो, उसे पैसे तो नहीं देने पड़ रहे, पर साथ ही साथ अब वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा, है ना। दूसरा, अगर वो भारत का नागरिक ही ना रह जाए, क्या भाई, लड़ तो वही सकता है ना जिसके पास भारत की नागरिकता है। अगर उसके पास भारत की नागरिकता ही ना हो तो फिर वो कैसे लड़ेगा, है ना। यानी अगर उसने किसी विदेशी देश की या किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त कर ली है तो फिर उसे भारत की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाती है, या भारत की नागरिकता त्याग दी है और दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिए तो फिर वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, है ना। और संविधान यह भी कहता है कि संसद ने कोई और कानून बना रखा हो, उस कानून के तहत भी अगर कोई अयोग्यता है और अयोग्य इस आधार पर वो करार दिया जाता है तो फिर वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, या अगर चुनाव लड़ लिया तो फिर वो अयोग्य करार दे दिया जाएगा। तो संसद ने क्या कोई कानून बनाया इससे रिलेटेड? बिल्कुल कानून बनाया। संसद ने 1951 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, आरपीए, ये आप गांठ बांध दीजिए इसकी, मेन से भी यहां से क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी। आरपीए जो है इसमें कह दिया गया, कुछ ग्राउंड्स दे दिए गए कि इन इन ग्राउंड्स पर अगर आप जो है खड़े नहीं उतरते हैं तो आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, या ये वाले ग्राउंड्स अगर आप पूरे करते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है उसने चुनाव संबंधी कोई अपराध किया हो, या चुनाव में कोई भ्रष्टाचार किया हो, या भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया हो चुनाव से संबंधित, जैसे कि मान लीजिए चुनावी खर्चे का ब्यौरा उसने नहीं दिया, है ना, चुनाव में कुछ हेट स्पीच दे रहा है, तो ऐसा चुनाव से संबंधित कोई अपराध उसने किया हो तो फिर वो आदमी भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, फिर वो भी नहीं रहेगा। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए दोषी करार दे दिया गया हो जिसमें 2 वर्ष से अधिक की सजा हुई हो, 2 वर्ष से अधिक की सजा हुई हो, तो फिर उसे भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा।
हालांकि निवारक निरोध कानून जो है उसके तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो फिर वो अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा। ये निवारक निरोध क्या कानून होता है ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, अनुच्छेद 20 और 22 वाला जब मैंने आपको पढ़ाया था वहां पर आपको ये बता रखा है। चलिए 2 वर्ष की सजा वाला देखिए राहुल गांधी जी, इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, कोई डिफेमेशन का केस था, इन पे मानहानि का केस है, उसे 2 वर्ष की इनको सजा दी जाती है ना। उस 2 वर्ष की सजा की वजह से ये डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसको रिवर्सल कर देता है कि नहीं, ये सजा जो दी गई थी ये सोच समझ के सजा दी गई थी, कोई इस सोच के साथ सजा दी गई थी ताकि ये डिस्क्वालीफाई हो सके, इतनी सजा बनती नहीं है, क्योंकि उस डिफेमेशन केस में मैक्सिमम सजा जो थी वही 2 वर्ष बनती है। तो फिर इनकी जो सदस्यता है वो वापस लौटा दी गई थी। तो ऐसे, परंतु अगर ऐसा कोई केस हुआ जिसमें 2 वर्ष कम से कम आपको सजा होगी तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये एग्जाम्पल था, ठीक है। निर्धारित समय के भीतर अगर उसने चुनाव का व्यय और उसका लेखा जोखा नहीं दिया तो भी जैसे चुनाव में होता ना कि 25 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, इतने लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, अगर उसका ब्यौरा टाइम पे वो नहीं दे पाया तो फिर उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दूसरा, और आगे क्या क्या ग्राउंड्स हैं, अगर उस व्यक्ति को कोई सरकारी अनुबंध हो, कोई समझौता हो, या सरकारी कार्य हो, या उसे कोई सरकारी सेवाओं में रुचि हो तो फिर उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यानी सरकारी वो कोई ठेका उसने ले रखा हो तो फिर हितों का टकराव आ जाता ना, तो इसलिए फिर उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर वो कोई ऐसी कंपनी है ना, कोई ऐसी कंपनी है जिसमें वो कोई कंपनी या कोई निगम है जिसमें वो निदेशक या कोई प्रबंध का प्रतिनिधि है, मैनेजमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव है जो सरकार से संबंधित है, जो सरकारी काम से संबंधित है, ये कम से कम जिसमें 25% हिस्सेदारी जो है सरकार की हो, 25% हिस्सेदारी जो है वो कम से कम सरकार की हो, ऐसे कंपनी में अगर वो कोई प्रबंध निदेशक के पद पर है, कोई प्रबंधन में है, मैनेजमेंट में कोई पद धारण करता है तो फिर उसे भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर उसे भ्रष्टाचार या राज्य के विरुद्ध निष्ठाहीनता की वजह से सरकारी नौकरी से बाहर निकाल दिया गया हो, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो सरकारी नौकरी कर रहा है और फिर भ्रष्टाचार की वजह से उसे सरकारी नौकरी से बाहर कर दिया गया, तो वो भ्रष्ट आदमी है और फिर वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। फिर अगर कोई व्यक्ति 2 समूह के बीच शत्रुता फैलाने का दोषी है या रिश्वतखोरी का अपराध किसी के ऊपर है तो फिर उसे भी दोषी करार दे दिया गया हो इन मामलों में, तो फिर वो भी चुनाव लड़ने के या आपको कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर अस्पृश्यता यानी छुआछूत वाला, दहेज का, सती प्रथा का और ऐसे ही और सामाजिक अपराधों का कोई दोषी है तो फिर उसे भी यहां पर चुनाव से अयोग्य करार दे दिया जाएगा। ये सारे इसके अंदर प्रावधान है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति पे ऐसा केस हो गया तो अब उसके पास वो और क्या ऑप्शन बचते हैं, अब कैसे वो रिलीफ ले सकता है, तो वो हाई कोर्ट के पास जा सकता है 45 डेज में। ये जो एप्लीकेशन मिलती है अयोग्यता की, उसके 45 डेज के अंदर अंदर वो हाई कोर्ट में जा सकता है। हाई कोर्ट से भी वो सेटिस्फाई नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट के फैसले के 30 डेज के अंदर अंदर वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है इससे रिलेटेड, ठीक है। ये इसमें कुछ रेमेडीज उसको मिल सकती है कि हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट पर रेमेडी मिल सकती है। चलिए आगे आ जाते हैं। उसके बाद में दल बदल से संबंधित भी कुछ अयोग्यताएं डिसाइड की है भारत की संसद ने, और ये कौन से अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में। देखिए अनुसूची कितनी है अपने संविधान में, 12 अनुसूचियां हैं। ओरिजिनली कितनी थी, 8 अनुसूचियां। ये सारी अनुसूचियों के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आप जाइए और पॉलिटी के जो अपने प्लेलिस्ट है उन लेक्चर्स में जाके देखिए, इन अनुसूचियों से क्वेश्चन बनते हैं। तो इस 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान दिए गए। कब आए थे ये प्रावधान, 52वां संविधान संशोधन। कौन सा, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, इसके थ्रू जोड़ दी गई 10वीं अनुसूची और उसमें जोड़ दी गई दल बदल से संबंधित प्रावधान। होता क्या है दल बदल, देखिए दल बदल का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति किसी एक पार्टी के टिकट से चुना गया और किसी और पार्टी में शामिल हो जाता हो। ऐसा हुआ 1967 में, एक एमएलए हुआ करते थे गयालाल। ये कहां से थे गयालाल, हरियाणा से। गयालाल जी हरियाणा से थे। इन्होंने क्या किया, एक दिन में 3 बार अपनी सदस्यता बदल दी। एक दिन के अंदर अंदर 3 पार्टियों को ज्वाइन कर लिया इन्होंने। एक पार्टी से इस्तीफा दिया या एक पार्टी से दूसरी पार्टी में गए, दूसरी पार्टी से तीसरी में, फिर तीसरी से चौथी में, फिर वापस ऐसे आगे। ऐसा करके एक ही दिन में ये 3 बार सदस्यता अपनी बदलते हैं, है ना।
तो ये तो हद होगी। इसी के बाद में ये आयाराम गयाराम की राजनीति, कौन सी? आयाराम गयाराम की राजनीति। ये आयाराम गयाराम की राजनीति तभी से शुरू होती है ऐसा माना जाता, मतलब ऐसा तभी ये नाम पड़ता है आयाराम गयाराम की राजनीति, क्योंकि गयालाल जी जो थे वो आयालाल गयालाल हो गए थे उस टाइम पे, 3 बार एक ही दिन में समझो कि 3 पार्टियों की सदस्यता इन्होंने ले ली। इसलिए 1985 में जो है वो लाया गया दल बदल से संबंधित कानून, क्योंकि इसे रोकना ज्यादा जरूरी है कि चुने जा रहे किसी एक पार्टी की टिकट पे और फिर चले जा रहे किसी और पार्टी में शामिल हो जा रहे। हॉर्स ट्रेडिंग इससे संबंधित है, यानी बिक जाना, पैसा देके किसी और पार्टी में चले जाते थे। तो इसके लिए फिर दल बदल कानून लाया जाता ताकि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में ना जा पाए। इससे रिलेटेड कोई भी फैसला होता है दल बदल से संबंधित, अगर किसी को डिस्क्वालीफाई करना होता है तो ये अधिकार किसके पास होता है? ये होता है पीठासीन अधिकारी के पास। अगर मामला राज्यसभा का है तो राज्यसभा के सभापति के पास, लोकसभा का है तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास ऐसा होता है। राष्ट्रपति के पास जो है ऐसा अधिकार नहीं होता। राष्ट्रपति के पास किसमें होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट वाले मामले में होता है, दल बदल वाले में नहीं होता। दल बदल वाले में पीठासीन अधिकारी के पास होता है, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के पास में होता है। पहले यह था कि लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति ने जो बात कह दी, जो निर्णय दे दिया वो अंतिम है, उसका कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। पर आपको तो पता ही है 24 अप्रैल 1973 क्या हुआ था इस दिन? केशवानंद भारती केस। इस केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन आया और बेसिक स्ट्रक्चर में कह दिया गया कि जो न्यायिक समीक्षा है ये तो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, मूलभूत ढांचे का पार्ट है, तो फिर इसे हटाया नहीं जा सकता। ऐसे ही बाद में 1992 में, कब? 1992 में किहोतो होलोहान, ये केस आपको याद रखना है, मेंस में आजकल जो है यूपीएससी केसेस को कोट करने के लिए कह रही है, ये किसी स्पेसिफिक केस से जो है क्वेश्चन उठा ले रही है। तो किहोतो होलोहान केस ये किससे रिलेटेड है? ये दल बदल मामलों से संबंधित ही है। इस किहोतो होलोहान केस में जो है सुप्रीम कोर्ट कहता है कि न्यायिक समीक्षा की जा सकती है पीठासीन अधिकारी जो है उसके निर्णयों की। चलिए आगे जाते हैं। अब इस दल बदल से संबंधित जो कानून है इसमें 4 प्रावधान है, मोटे मोटे 4 प्रावधान है। ये चारों के चारों प्रावधान आपको याद रखने। क्या प्रावधान है? पहला तो ये है कौन व्यक्ति जो है वो डिस्क्वालीफाई होगा? पहला वो व्यक्ति जिसने स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दी जिसकी टिकट पर वो चुना गया था। समझ रहे हैं बात? जैसे कि कोई व्यक्ति है वो एक पार्टी से चुना गया है, जैसे कि मान लीजिए ज्योतिरादित्य राव सिंधिया जी मान लीजिए कांग्रेस से थे, और मान लीजिए कांग्रेस से ये चुने गए और बाद में ये बीजेपी में चले गए, तो अब ये जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ऐसा ही एक पार्टी में था, उस पार्टी के वोट जो है टिकट है उसमें चुना गया, फिर दूसरी पार्टी में चला गया, फिर अगर पार्टी उसकी कंप्लेंट करती है तब डिस्क्वालीफाई होगा। अपने मन से जो है वो अध्यक्ष जो है वो डिस्क्वालीफाई नहीं करते हैं, जब अध्यक्ष या सभापति को उसकी शिकायत मिलती है तब वो ऐसा करते हैं। सिंधिया जी के मामले में कोई शिकायत नहीं मिली थी तो उन्हें नहीं किया गया था ऐसा, है ना। चलिए फिर अगर देखें दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस हो सकता है राजनीतिक दल ने कोई निर्देश दिया हो कि इसके अकॉर्डिंग जो है आपको मतदान करना है या नहीं करना है, व्हिप जारी करते हैं। क्या जारी करते हैं? व्हिप जारी करने का मतलब समझते हैं आप? व्हिप कौन होता है? व्हिप देखिए, एक तो एक आदेश भी होता है व्हिप, और एक व्हिप होता है व्यक्ति। व्हिप एक अधिकारी होता है पार्टी का, हालांकि संविधान में कहीं नहीं दिया गया है व्हिप। उस व्हिप की यह जिम्मेदारी होती है पार्टी के सदस्यों के बीच अनुशासन बनाए रखेगा, उनकी उपस्थिति जो है वो निश्चित करेगा कि वो सदन में उपस्थित रहें, और किसी पक्ष में मतदान करना है कि नहीं करना है वो व्हिप बताते हैं। और व्हिप भी जारी किया जाता है, और व्हिप के थ्रू एक यानी कि आदेश होता है, उसमें निर्धारित कर दिया जाता है कि हाँ इस दिन वोटिंग होनी है, सारे सदस्यों को आना है और इस पक्ष में जो है वो मतदान करना है। अगर उन्होंने कहा कि इसके पक्ष में मतदान करना है और किसी ने विपक्ष में कर दिया, और फिर उस व्हिप ने जो है वो शिकायत कर दी अध्यक्ष या सभापति से, तो इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर उसने बोला कि इसके पक्ष में मतदान नहीं करना है और फिर वो पक्ष में कर देता है, तब भी ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा होता है। तीसरा है कोई स्वतंत्र रूप से चुना हुआ व्यक्ति जो है, स्वतंत्र रूप से मतलब निर्दलीय जो चुना जाता है, वो किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए, चाहे वो कभी भी हो। इसमें जो वक्त है ना, समय की कोई पाबंदी नहीं है कि वो 6 महीने बाद हुआ हो कि साल भर बाद हुआ हो तो नहीं होगा, नहीं।
अगर कोई इंडिपेंडेंट पर्सन है, कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है, वो किसी भी पार्टी में अगर शामिल हो जाता है, चाहे कभी भी शामिल हो, तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जैसे कि अब अगर अभी हम 18वीं लोकसभा में देखें तो इसमें ये कौन है, पप्पू यादव जी, ये निर्दलीय चुने गए हैं बिहार से। ये कौन है, अमृतपाल साहब हैं। और ये कौन है, विशाल पाटिल। ये ऐसे मेंबर हैं जो इंडिपेंडेंट चुने गए। अब अगर ये किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं तो फिर ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। समझ में आ रही है आपको बात, ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, अगला, यदि कोई मनोनीत सदस्य 6 माह के अंदर अंदर शामिल होने के बजाय, यानी कोई मनोनीत सदस्य है वो 6 माह के बाद राजनीतिक दल में शामिल हो जाए। मनोनीत सदस्य क्या होते हैं, देखिए मैंने बताया था, राज्यसभा में 12 सदस्य जो है वो मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है साहब, अब उन मनोनीत सदस्यों में से कोई सदस्य 6 महीने के बाद में, यानी कि आज उनका मनोनयन हुआ, मान लीजिए कि 1 जनवरी उनका मनोनयन हुआ है, और वो जुलाई में, यानी वो समझ लीजिए कि 30 जून के बाद में कभी भी 6 महीने हो जाएंगे ना 30 जून को, तो 6 महीने के बाद किसी पार्टी में शामिल होते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जैसे कि ये पीटी उषा जी आपको दिख रही है, यहाँ पर इलैयाराजा जी आपको दिख रहे हैं। ये इलैयाराजा जी सिंगर है, साउथ के बहुत बड़े कंपोजर वगैरह हैं। ये पीटी उषा को आप जानते हैं। ये जो है मनोनीत किए गए हैं ये सदस्य राज्यसभा में। अब ये जब से इनको मनोनीत किया गया उसके 6 महीने बाद अगर किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। पर एक चीज याद रखना है, यहाँ पर 6 महीने के भीतर भीतर अगर ये किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर ये डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। याद रखना, इंडिपेंडेंट है, निर्दलीय, वो कभी भी शामिल होंगे, डिस्क्वालीफाई होंगे। बट जो नॉमिनेटेड है, नाम निर्देशित, मनोनीत, अगर वो 6 महीने के भीतर भीतर शामिल हो जाते हैं, मनोनयन के 6 महीने के भीतर, तो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। बट 6 महीने के बाद अगर होते हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। गांठ बांध लेना, ये वाली बात यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था, दिखाऊंगा भी आपको, और आगे भी पूछ सकती है। चलिए आगे आ जाते हैं। अब इस डिस्क्वालिफिकेशन का कुछ अपवाद भी है ना। क्या अपवाद है, एक तो अपवाद यह है कि पार्टी का अगर विलय ही हो जाए। विलय होने का मतलब क्या हुआ, किसी पार्टी की सदस्यता जितनी संख्या है उसका 2/3 सदस्य ही पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी में शामिल हो जाए तो फिर, या नई पार्टी बना ले तो फिर उसे, उन लोगों को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। जैसे कि कहां हुआ, शिवसेना, कहां, महाराष्ट्र में। यहां पर जो है उद्धव ठाकरे वाली एक थी। अब इस शिवसेना से क्या हुआ कि एक ग्रुप जो है 2/3 सदस्य संख्या के ज्यादा, 2/3 सदस्य संख्या कौन सी, जितने उसके सदस्य हैं अभी फिलहाल विधानसभा में, ना कि उसकी पार्टी के कितने सदस्य हैं, उसका विधानसभा में उसके कितने सदस्य हैं। मान लीजिए कि अगर 100 सदस्य हैं विधानसभा में किसी पार्टी के, और उसके 2/3 सदस्य मतलब 66 यानी 67 सदस्य की छोड़ के किसी एक पार्टी में चले जाते हैं तो फिर वो डिस्क्वालिफिकेशन वहां पर नहीं होगा। तो महाराष्ट्र में शिवसेना से अलग होकर दूसरी एक शिवसेना पार्टी बना ली जाती है ना, यूटीबी, और वो 2 शिवसेना वहां पर बन जाती हैं, तो फिर उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। ऐसा अगर करे तो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। चलिए, चाहे वो नई पार्टी बना ले या किसी और पार्टी में शामिल हो जाए तो डिस्क्वालीफाई नहीं होते। चलिए, फिर दूसरा एक और कहां पर नहीं होगा, जो पीठासीन अधिकारी होता है। मान लीजिए कि ओम बिरला जी हैं, ओम बिरला, ठीक है, ओम बिरला जी किससे चुने गए हैं, बीजेपी की टिकट से चुने गए हैं। किससे चुने गए हैं, बीजेपी की टिकट से। अब ये अध्यक्ष चुन लिए गए हैं लोकसभा के। अब ये जो है बीजेपी की सदस्यता से अगर इस्तीफा दे दें तो ये डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। ये पीठासीन अधिकारी के मामले में लागू होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ब्रिटेन जो है ना, ब्रिटेन में ऐसा किया जाता है, वहां का पीठासीन अधिकारी जो होता है हाउस ऑफ कॉमन्स का, वो पीठासीन अधिकारी बनने के बाद में इस्तीफा दे देता है अपनी पार्टी की सदस्यता से, ताकि वो निष्पक्ष होकर काम कर पाए। इसीलिए ये जो है उनको पीठासीन अधिकारी को डिस्क्वालीफाई नहीं करता। बट ब्रिटेन में एक अंतर यह है कि ब्रिटेन में जो एक बार ये अध्यक्ष बन गया लोग वहां की हाउस ऑफ कॉमन्स का, वो अगली बार निर्दलीय ही चुन लिया जाता है। निर्दलीय का मतलब कि बिना किसी अपोजिशन के, अब उनके विपक्ष में कोई खड़ा नहीं होगा। तो वहां पर कहा जाता है कि वंस ए स्पीकर ऑलवेज स्पीकर। एक बार जो स्पीकर बन गया फिर अगर वो दोबारा लड़ना चाहेगा तो उनके विरोध में कोई भी नहीं लड़ेगा। ऐसी एक परिपाटी वहां पर है। पर इंडिया में ऐसी परिपाटी नहीं है। इंडिया में अपनी सदस्यता नहीं छोड़ते हैं, जैसे ओम बिरला जी ने नहीं छोड़ी, इससे पहले भी जो थे उन्होंने भी नहीं छोड़ी थी। चलिए, ये यहां पर जो अपवाद है इसके। अब अगर हम देखें
यहां पर नियम बनाने के अधिकार जो है वो किस किसके पास है? तो पीठासीन अधिकारी जो है कौन है? पीठासीन अधिकारी के पास सारे के सारे नियम बनाने की शक्ति है और डिस्क्वालीफाई करने की शक्ति है। बट पीठासीन अधिकारी को शिकायत मिलने पर ही, फोकस करना है इस बात पर, शिकायत मिलने पर ही वो कार्रवाई कर सकते हैं। अपने मन से किसी के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, उनको किसी के द्वारा शिकायत दी जानी चाहिए। एक आती है यहां पर विप की भूमिका। मैंने बताया विप क्या होता है, आपको बताई दिया मैंने। तो विप जो है अपने पार्टी के सदस्यों की स्थिति के बारे में बताने के लिए जिम्मेदार होता है कि वो कहां पर मतदान करेंगे, कहां पर मतदान नहीं करेंगे। अगर वो लोग जो है वो पार्टी के आधिकारिक जो उनका स्टेटस है, स्थिति है, उसके विरुद्ध जाकर मतदान करते हैं तो फिर विप की वो शिकायत करेंगे और डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अभी जो दल बदल विरोधी कानून है इसकी आलोचनाएं भी हो रही है। हालांकि देखो अच्छा कानून तो है, पर ये दल बदल कानून जो है वो दल बदल होने से रोक नहीं पाया। क्या रोक पाए? अभी भी दल बदल हो ही रहे। देखो महाराष्ट्र में शिवसेना वाला दल बदल हो गया, अभी ज्योतिरादित्य राज सिंधिया जो है ये कांग्रेस से अलग हो गए। ऐसा ही अलग अलग जगह पर होता रहता है। तो क्या ये दल बदल हुआ, रोक पाया? ये नहीं रोक पाया। और इसकी आलोचना भी होती रहती है। क्या? एक तो ये असहमति पर अंकुश लगा देता है, यानी कोई सदस्य है वो पार्टी लाइन से अलग होकर असहमति जताना चाहेगा, अपनी अंतरात्मा की बात सुनना चाहेगा, तो वो नहीं कर सकता ऐसा, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो फिर उसके विरुद्ध जो है वो दल बदल विरोधी कानून लग जाएगा और उसे अयोग्य करार दे दिया जाएगा। तो इस डर की वजह से अपनी अंतरात्मा की कोई बात करते नहीं है, भले ही मुझे अंदर से लग रहा हो कि ये वाली बात जो है पार्टी की गलत है, फिर भी ठीक है। दूसरा, ये पार्टी के भीतर लोकतंत्र जो है उसको भी रोकता है। पार्टी के भीतर लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ कि पार्टी के सब सदस्य जो है वो स्वतंत्र है अपनी बात रखने को। पार्टी के जितने भी सदस्य हैं वो अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र होंगे, परंतु क्या होगा, अगर वो स्वतंत्र होगा और बात कहेगा तो फिर उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और फिर उसको पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा और इसकी वजह से फिर वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाता है। फिर है पार्टी विखंडन को भी बढ़ावा देता है। पार्टी विखंडन को बढ़ावा देने का मतलब क्या हो गया? देखिए, पार्टी विखंडन को बढ़ावा दिया कि नहीं दिया इसने? जैसे 2/3 सदस्य जो है इनके इसके ऊपर जो है वो रोक नहीं लगी है, तो 2/3 सदस्य जो है वो अलग हो गए और शिवसेना जो है इसका डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। शिवसेना का डिस्क्वालिफिकेशन हो गया कि नहीं हो इसका विखंडन हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि 2/3 सदस्य। पर यहां पर भाई जो दल बदल है वो दल बदल है, वो अकेला आदमी करे कि 2/3 सदस्य करें? तो 2/3 सदस्य जो होते हैं इनको भी तो करना चाहिए। ये क्या बात हुई कि 2/3 सदस्य अगर अलग होते हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, अकेला होता तो होता? भाई डिस्क्वालिफिकेशन तो डिस्क्वालिफिकेशन है ना, ठीक है। तो इस वजह से भी नहीं कर पा रहा। आगे आ जाए तो ये प्रतिनिधित्व जो लोकतंत्र है उसको भी कमजोर कर रहा है। राजनीतिक लाभ के लिए इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जा रहा है ना? क्यों? क्योंकि जितने भी उम्मीदवार हैं उनको एक किसी मुद्दे पर समर्थन करने के लिए या नहीं समर्थन करने के लिए बाध्य किया जाता है। उनको धमकी दी जाती है दल बदल की, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, दल बदल के हालात में अयोग्य करार दे दिया जाएगा। फिर यहां पर स्पीकर की भूमिका जो है वो भी विवादास्पद रही है। विवादास्पद कैसे? मान लीजिए जैसे कि जिस पार्टी का सदस्य हुआ उसको डिस्क्वालिफिकेशन करने में बहुत टाइम लगा देते हैं, है ना? जैसा कि महाराष्ट्र में ऐसा हुआ, है ना, कर्नाटका में ऐसा हुआ, है ना। जैसे कि मान लीजिए, समझो ओम बिरला जी किसके हैं? बीजेपी के। अब बीजेपी के किसी सदस्य को यहां पर डिस्क्वालीफाई करने की बात आई, है ना, और उसने दल बदल का जो है वो किया और मान लीजिए कांग्रेस में शामिल हो गया, तो इसको तो स्पीकर साहब जल्दी से हटा देंगे, डिस्क्वालीफाई कर देंगे। और मान लीजिए कि कांग्रेस का कोई सदस्य है और वो कांग्रेस का सदस्य जो है वो चला जाता है बीजेपी में, तो अब इसे डिस्क्वालीफाई करने में जो है वो ओम बिरला जी बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं, क्योंकि संविधान में, या मान लीजिए कि ये कानून जो है दल बदल, इस दल बदल वाले कानून में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि इतने समय में, यानी समय सीमा यहां पर नहीं दी गई है। समय सीमा का अभाव है कि कितने समय में आपको डिस्क्वालीफाई करना ही है, समय सीमा नहीं दी गई है। इस वजह से इनको जो है स्पीकर की भूमिका जो है वो विवादास्पद यहां पर रही है। अब देखो यहां से मैं आपके लिए कुछ पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस भी लेके आया हूं कि ऐसे यहां से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए 2013 का, मान लीजिए, माफ कीजिएगा, 2014 का क्वेश्चन है, 2014 यूपीएससी का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? पिछले कुछ वर्षों में व्यक्तिगत सांसदों की भूमिका कम होती गई है, क्योंकि अब वो पार्टी के पक्ष में ही पूरा ध्यान देंगे, क्योंकि अगर वो अपने बात रखेंगे तो फिर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप नीतिगत मुद्दों पर स्वस्थ रचनात्मक बहस आमतौर पर नहीं देखी जाती। कैसे देखी जाएगी भाई? स्वस्थ बहस कब होगी? हर सांसद अपनी अपनी अंतरात्मा की बात कहे और उन्हें जो अच्छा लग रहा है वो उसके पक्ष में कहे, बट अगर वो उसके पक्ष में विपक्ष में बोलते हैं तो फिर तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मान लीजिए कि कांग्रेस की पार्टी जो है
कांग्रेस पार्टी किसी मुद्दे पर जो है उनका एक पक्ष है, मगर कांग्रेस के किसी एक सांसद जो है, मान लीजिए शशि थरूर है, शशि थरूर जी जो है वो किसी और कोई और पक्ष रखना चाहते हैं, तो कांग्रेस कहेगी नहीं आप नहीं रख सकते, तो क्या स्वस्थ बहस होगी? नहीं होगी। समझ रहे हैं आप बात? चलिए, इस वजह से ठीक है, इसे किस हद तक दल बदल विरोधी कानून के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसे कानून तो बनाया गया था लेकिन यह एक अलग इरादे से। यह स्टेटमेंट दे रखा है आपको समझाने के लिए। अब असली प्रश्न यहां से शुरू होता है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधान दिए गए? बताओ, वीडियो पॉज करो और आंसर बताओ इसका। किसमें? क्या दूसरी अनुसूची में? नहीं। क्या पांचवें में? नहीं। क्या आठवें में? नहीं, आठवें में तो भाषाएं दी गई है। और क्या 10वीं में? तो हाँ बिल्कुल, 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन 1985 में ये प्रावधान किए गए थे। ये आपको यहां पर याद रखना है। ये अनुसूचियां जो है, ये अनुसूचियों के बारे में मैं आपको डिटेल से पढ़ा चुका हूं, आप जाइए और ये जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उस प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये यही है, ये तो यहाँ चलिए 2022 का क्वेश्चन नया नया ही है अभी तो, है ना, बहुत नया नया ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? विद रेफरेंस टू द एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। This law specifies that a nominated legislator cannot join any political party within 6 months of being appointed to the house। यानी 6 महीने के अंदर अंदर कोई मनोनीत सदस्य है, वो 6 महीने के अंदर अंदर किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता, ये कहना चाहता है। दूसरा स्टेटमेंट, द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रेसाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड ए डिफेक्शन केस। इसका मतलब ये है कि ये जो कानून है दल बदल, ये कोई भी टाइम फ्रेम जो है वो निर्धारित नहीं करता है, समय सीमा, कि उस समय सीमा के अंदर जो है वो पीठासीन अधिकारी को निर्णय लेना पड़ता है दल बदल से संबंधित। बताओ क्या आंसर होगा इसका? क्या आपको लग रहा है इसका आंसर? क्या आंसर लग रहा है? देखिए पहला स्टेटमेंट देख रहे हैं, नॉमिनेटेड मेंबर है, क्या 6 महीने के अंदर अंदर शामिल नहीं हो सकता? बिल्कुल गलत बात है, 6 महीने के अंदर ही शामिल हो सकता है, 6 महीने के बाद नहीं, उल्टा कर दिया इसने। दूसरा, ये बात सही है कि कोई भी टाइम फ्रेम यहां पर नहीं बताई गई है, यहां पर कोई भी टाइम फ्रेम नहीं बताई गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ओनली 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2022 का देखिए, मेंस का क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रोसीजर टू डिसाइड द डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ द इलेक्शन ऑफ ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। क्या है ये? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, उस जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अंदर क्या प्रोसीजर बताया गया है डिस्प्यूट अगर अराइज हो जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड, डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, ठीक है। अगला, what are the grounds on which the election of any रिटर्न कैंडिडेट में भी डिक्लेयर्ड वोइड। यानी वो कौन सा कंडीशन है जिसके आधार पर किसी व्यक्ति को, किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करा दिया जा सकता है। और व्हाट रेमेडीज इज अवेलेबल टू द अग्रीड पार्टी अगेंस्ट द डिसीजन, ठीक है, कौन सी जो है उनको रेमेडीज है। तो ये आपको क्या करना है, पहले तो यहाँ पर पूरा आपको इंट्रोड्यूस करके बता देना है। आप यहाँ पर जो है क्वेश्चन को आप जो है वो कर भी सकते हैं और आप मुझे भेज सकते हैं, है ना, कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं, ताकि या टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं, मैं आपको चेक करके भेज भी दूंगा। तो क्या होगा इसका, पहले हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, प्रोसीजर क्या है तो वो हम बताएंगे कि प्रोसीजर क्या होता है, कि जो है वो लोकसभा के मामले में अध्यक्ष को और राज्यसभा के मामले में सभापति जी को जो है एक शिकायत पत्र दिया जाएगा, ठीक है, और शिकायत के आधार पर फिर उनको दल बदल के आधार पर वो किया जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा है, ये सॉरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट वाला है, तो यहाँ पर चुनाव आयोग से सलाह मांगी जाएगी और राष्ट्रपति जी के पास शिकायत करी जाएगी और राष्ट्रपति जी से फिर इसके ऊपर निर्णय लेंगे। अब राष्ट्रपति जी ने निर्णय ले लिया, दूसरा ग्राउंड्स क्या क्या है, फिर आपको ग्राउंड्स बताने, तो मैंने आपको बताया ग्राउंड्स, सारे के सारे ग्राउंड्स आपको, कि भ्रष्टाचार का आरोपी है, वो हिंसा का आरोप दोषी है ना, चुनावी उसका ब्यौरा देने के वो है, सती प्रथा वाला उसका है, भ्रष्टाचार का आरोपी है उसको, है ना, 2 वर्ष से ज्यादा की सजा होगी, ये सब आपको ग्राउंड्स में बताने। फिर क्या बताना है, क्या रेमेडी है, तो रेमेडी जो है वो हाई कोर्ट में जा सकता है 45 डेज के अंदर अंदर, और सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अगर हाई कोर्ट से नहीं मान वो संतुष्ट है तो 30 दिन के अंदर अंदर। तो ये हो गए क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, आराम से आप ये क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। चलिए तो बस आज का लेक्चर कर लेते हैं हम यही समाप्त। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी आपका कोई भाई बंधु मित्र सका दोस्त हो तो आप अवश्य जो है चैनल को रिकमेंड करें। आपको कोई सलाह लेनी है या कोई सलाह देनी है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं।
मेंस के जो क्वेश्चन है वो आप लिख के मुझे टेलीग्राम या यहाँ पर भेज देना, मैं आपको चेक करके भेज दूंगा, ठीक है। और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।